नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर के बगड़तेराया थाना अंतर्गत मुरेडा का बास में एक बालक के अलाव तापने की बात को लेकर उसके चाचा ने उसके साथ मारपीट कर डाली। इसके बाद यह घटना इतनी बढ़ गई कि इन लोगों के बीच पथराव हो गया। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया। पीड़ित महिला सरिता ने बताया कि उन्होंने गांव के लोगों के दबाव में आकर अपने परिवार वालों से राजीनामा कर लिया था। इसी रंजिश को लेकर इन्होंने उनके घर में घुसकर लाठी डंडों और फरसी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मारपीट करने वाले लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। पीड़ित महिला ने बताया कि चेतराम, राजेश, पिंटू, मुकेश, राकेश, विजय, रोहित, सूरज, अजय ने उन पर जानलेवा हमला किया है। वहीं इस घटना में भगवान, प्रिंस, सरिता सहित अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल परिजनों ने इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी है। वहीं अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजपूत मुरेडा निवास का मामला है सर। ये 3 तारीख को मेरे बच्चों को मारा था मेरे जेठ के लड़के ने। कोई गलती नहीं थी। बगल में हमारा रोड था, वहाँ से फूस लेकर आया था तापने के लिए। तो मेरे जेठ का लड़का शराब पी के इसको मारा था। फिर मैंने बच्चों ने फोन किया था, मम्मी मेरे को ही मार रहा। मैंने उनको, राकेश नाम का लड़का, उनको फोन किया, वो भाई ये बड़ो। मैंने उनको फोन किया, तुम्हारा बच्चा, उन्हें समझा लियो, तुम्हारा भाई मेरा बच्चा है अकेला, उन्हें मार रहा। तो उनने कहीं करो, उनने शाम को जाके नहीं, और कल शाम को नहीं 3 तारीख की बात है। अच्छा। 3 तारीख की। तो फिर शाम को फिर पत्थर लेके मेरी सासू, दोनों बच्चा, हम दोनों जना काम पे गए। हम ही करना मजदूरी करे हम। तो हम काम पे गए, जब जा रही है वो एक पीछे को, शाम को 6-7 बजे के बाद फिर दोबारा हम लोग करो, मारा पीटा, ये पत्थर फेंका, घर घुस के नहीं। फिर बच्चों ने पेश नाकाई 100 नंबर पे कॉल कर दियो, वहाँ पुलिस पहुंच गई। पुलिस पहुंचने के बाद में 3 ने ले गई, राकेश, मुकेश और विजय पकड़ के ले गई। फिर गांव वाला के दबाव में हमने राजीनामा कर लिया। फिर उन्हें कल रात घर में घुस के गाली गलौज काट रहा। मैं चूल्हा बैठी घर में गाली गलौज काट रहा। फिर मैंने कहता, हम गाली गलौज क्यों काट रहा। फिर वो आके नहीं, मेरे पीछे बाल खींचा, राजेश ने, चेतराम ने। फिर उन्होंने मेरा बुरी हालत करी, कपड़ा लत्ता। तो क्या कितने लोग घायल हुए? मेरे 2 बच्चा, 2 तो ज्यादा घायल है, दोनों माँ बेटा अंदर। क्या क्या नाम है आप लोगों के? मेरे पति का नाम हरवागान है, मेरा नाम सरिता है। मेरे बच्चा बड़ा का नाम विशाल है, छोटा का नाम प्रिंस है। किस चीज से हमला किया? उन्होंने फर्शियों से, पहचान से। अलवर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर स्थित सुभाष चौक पर कांग्रेस कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को विजय दिलाई और 1966 में 11 जनवरी को पाकिस्तान में समझौते के लिए गए थे, जहां पर उनका देहांत हो गया। जिलाध्यक्ष का कहना था कि लाल बहादुर शास्त्री वे इंसान थे जिन्होंने जवान और किसान वर्गों के लोगों को आगे लाना चाहा और देश को बढ़ाना चाहा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उस व्यक्ति के लिए वे आज यहाँ पर एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत को विजय श्री दिलाई और पाकिस्तान को उसमें मुँह खानी पड़ी। और 1966 में 11 जनवरी के दिन, आज ही के दिन, ताशकंद समझौता के लिए वो गए थे और वहां पर उनका देहांत हो गया। उसका कारण आज तक पता नहीं लगा। लाल बहादुर शास्त्री जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के जवान और किसान दोनों को सबसे आगे लाना चाहा और देश के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहा, अंत्योदय करना चाहा। जो व्यक्ति पिछली पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है वो भी अग्रिम पंक्ति में आए और देश का हर व्यक्ति भाईचारे से रहे और एक साथ सब लोग साथ साथ रहे। दुर्भाग्य रहा ताशकंद समझौते में ऐसे महान व्यक्ति की, जिन्होंने देश को जय जवान और जय किसान का नारा दिया, उनका देहांत हो गया। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता साथी
कांग्रेस कार्यालयों पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी वो रहे उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर बना रहे और सभी कांग्रेस जनों को उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र मुल्तान नगर दिवाकरी में एक 65 वर्षीय महिला के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी की शिकार पीड़ित महिला को करीब 2 दिन बाद होश आया है। इसके बाद उसने पूरी घटना परिजनों को बताई, जिस पर परिजनों द्वारा संबंधित थाना पुलिस में शिकायत दी। महिला लाजवंती ने बताया कि युवक किराए पर कमरा लेने की बात कहकर उनके घर आया। इस दौरान उसने अपने आप को एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर होना बताया, साथ ही बातों ही बातों में उसके घुटने का इलाज करने की बात कही। युवक ने उसके सिर पर 2 बार हाथ फेरा और वह अचेत हो गई। इसके बाद वह उसके कानों से 50 ग्राम के सोने के कुंडल लेकर फरार हो गया। खाना खा के यहाँ बैठी थी तो आया के कमरा दोगे किराए पे। फिर कमरे की तो बात उसने करी नहीं। कह रहा मैं गोडाउन का इनका इलाज करता हूँ, तो करता हूँ, मैं एसएमएस में हूँ। बस उसने क्या काम करा, मैं यहाँ बैठी थी, ऐसे करा 2 बार ऐसे कर। फिर मेरे को होश नहीं है। तो अपने आपको डॉक्टर बता रहा था वो? हाँ जी, डॉक्टर बता रहा था। फिर ऐसे करा ना तो फिर मेरे को होश नहीं, मेरे को तो 2 दिन से होश ही नहीं रहा। फिर ऐसी जाने कहीं दे दिया। तो अपना नाम बताया उसने कुछ ऐसे ही? नाम कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। ये घटना कब की है? 15 तारीख को। 15 दिसंबर की? हाँ। अच्छा। तो रिपोर्ट आपने कल दर्ज कराई है? रिपोर्ट हमने पहले करवा दी। रिपोर्ट तो भाई दिन करवा दी थी। अच्छा। तो क्या क्या ले गया आपसे? ये कुंडल खोल के ले गया। और बस यही ले गया। कुंडल ले गए वैसे? कुंडल लेके चला गया। अलवर में सदर थाना अंतर्गत किथूर के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार होटल मैनेजर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के किथूर का बास निवासी वतन चौधरी एक होटल में मैनेजर था, जो 2 महीने पहले ही अपने गांव आया था। वह बुधवार शाम बाइक से अलवर आ रहा था। इस दौरान गांव से कुछ ही दूरी पर तेज गति से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक वतन सिंह का 2 वर्ष पहले ही विवाह हुआ था। वहीं सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वतन है, भाई है छोटा मेरा, किथूर के रहने वाले हैं। ठीक है, कल आ रहे थे गांव से, तो रास्ते में इस तरीके का हो गया हादसा, हिट एंड रन का केस। वो फरार हो गया? हाँ, वो अज्ञात वाहन था तो नहीं आया समझ में। तो हम लोग फिर यहाँ लेके आए थे इमीडिएट। बाकी बात तो फिर क्या काम करते थे? ये एक्चुअली अब्रॉड थे, होटल के अंदर थे, जॉब करते थे काफी टाइम से। छुट्टी के हिसाब से आए हुए थे। कितने महीने हो गए आए? हो गए थे 2-2.5 महीने के आसपास हो गए थे। शादी हो गई? हाँ, शादी हो रखी है, 2 साल हो गए लगभग। 2 साल हो गए। बच्चा नहीं है कोई? नहीं, अभी इशू। तो ये किस काम के लिए आ रहे थे अलवर? नॉर्मल जो काम होते हैं घर परिवार के, जो काम है बाजार के हिसाब से। फिर आपको किसने सूचना दी? सूचना गांव में से, तो गांव में रहने वाले तो वहाँ से सूचना आएगी ना। घर से कुछ ही दूर पे होगा? कितनी दूर पे हो गया? ज्यादा दूर नहीं था, गांव से निकलते ही है, मेन हाईवे के ऊपर ही। तो उसके बाद पुलिस ने सूचना दी आपको ग्रामीणों को? नहीं, हमारे को ग्रामीणों ने जानोन है, हम लोग वहाँ पे काफी टाइम से रहते हैं, सब जानते पहचानते हैं अच्छे से। अलवर जिले के रामगढ़ में रहने वाले सिंघल परिवार को राम मंदिर का न्योता मिला है। इस न्योते को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है, लेकिन 34 साल बाद जवान भाई की शहादत की जानकारी देते हुए बड़े भाई और भाभी की आंखें नम हो गई। वह नौजवान 27 साल का रामावतार था, जो बिना परिवार को बताए 25 अक्टूबर 1990 में जयपुर से 50 लोगों के साथ अयोध्या चला गया। वहां हनुमानगढ़ी मंदिर के पास हैंडपंप पर पानी भरते हुए रामावतार की गोली लगने से मौत हो गई। सिंघल परिवार को रामावतार का शव तक नहीं मिला। बड़े भाई ने 2 साल तक इस घटना को परिवार से छुपाकर रखा। आज यह परिवार खुश है, लेकिन उनकी आंखें अब भी नम हैं। खुशी इस बात की है कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम विराजमान होंगे। जानकारी के अनुसार पूरणमल के छोटे भाई रामावतार सिंघल अयोध्या में शहीद हो गए थे। रामावतार सिंघल जेडीए में ड्राफ्टमैन थे और वे आरएसएस से जुड़े हुए थे। पूरणमल ने बताया कि 15 अक्टूबर को वह अपनी बहन को आरएसएस की परीक्षा दिलवाने के लिए जयपुर गए थे। जयपुर से ही 50 लोगों के एक ग्रुप के साथ अयोध्या चले गए। ज्यादातर लोग एक सप्ताह में लौटकर आ गए, लेकिन रामावतार के नहीं लौटने पर परिवार ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान उन्हें पता चला कि कनपट्टी पर गोली लगने से रामावतार की मौत हो गई। इसके बाद परिवार को रामावतार के कपड़े और पोस्टमार्टम की
रिपोर्ट मिली। परिवार के लोग उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। अब राम मंदिर समिति की तरफ से इनके बड़े भाई पूर्णमल के पास फोन आया है। ऐसे में सिंघल परिवार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनेगा। हमला के यहाँ रामगढ़ आया हुआ था छुट्टियों के दौरान दिवाली में, तो यहाँ से 15 अक्टूबर को आरएस के एग्जाम की वजह से बहन को लेकर जयपुर गया हुआ था। वो आरएस के एग्जाम भी कैंसिल हो गए। मैं यहाँ होता तो मैं उसको नहीं जाने देता, लेकिन मैं गोविंदगढ़ गया हुआ था उस दिन। शाम को आया जब पता पड़ा कि दोनों बहन भाई जयपुर चले गए। इत्तेफाक से वो एग्जाम भी कैंसिल हो गया और 25 अक्टूबर 90 को जयपुर से ही 50 व्यक्तियों के जत्थे के साथ वो वहां पर चला गया। उन जत्थे में 49 व्यक्ति वापस आ चुके थे, लेकिन वो 30, 31, 2 नवंबर तक भी वापस लौटकर नहीं आया। उसके पश्चात हमें अखबार के द्वारा सूचना मिली कि लाल कोठी पर जो रहते थे हम, तो वहां से मुझे यहाँ से ऐसे व्यक्ति गया, वो भी लापता है। इस बात को सुनकर के हम वहाँ अयोध्या गए। अयोध्या जाकर हमें पता पड़ा और वीडियो कैसेट्स जो थी उसको देखकर हम पहचान गए कि उसको गोली लगी है। कनपटी पर गोली लगी हुई थी, हैंडपंप चला रहा था, वो असुर गैस छोड़ी हुई थी, उसको रोकने के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा था, लेकिन न मालूम किसने गोलियां चलाई, कैसे चली, उसको गोली लगी थी, उससे वो वहां पर मृत्यु हो गई थी। उस सब बात का पता था मुझे भी, छोटे भाई को भी, अन्य परिवार वालों को भी, लेकिन हमने हमारे पिताजी को ये बात उनको नहीं बताई 2 साल तक। वो तो मेरे खुशी तो है ही, पर दुख भी कितना है कि वो आज 33 साल हो जाते, आजकल बच्चे हो जाते उसके, तो क्या करें, दुख तो है ही। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के हेड कांस्टेबल अशोक सैनी ने बताया कि मुल्तान नगर निवासी आरोपी गुरविंदर और जगदेव के पास 13 किलो गांजा मिला था, लेकिन दोनों आरोपी गांजे को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पूर्व में भी कई बार दबिश दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस बार मुखबिर तंत्र से मिले पुख्ता इनपुट के आधार पर दोनों आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया, जिन्हें पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मुकदमा नंबर 68/2023 थाना वैशाली नगर का मुकदमा था, जिसमें 2 मुलजिम वांछित फरार चल रहे थे, जिनको कल गिरफ्तार किया गया। गुरविंदर व जगदेव मुल्तान नगर के, उनको गिरफ्तार किया गया। किस मामले में? ये एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा था 68 नंबर 2023 पर। अलवर शहर में बाइक चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बाइक चोर 2 मिनट में बाइक का ताला तोड़कर उसे चोरी कर ले जाते हैं। ऐसा ही मामला अरावली बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवयानी अस्पताल के पास सामने आया है। इसे लेकर पीड़ित राम सिंह सोलंकी ने बताया कि 9 जनवरी को उसका भतीजा देवयानी हॉस्पिटल के पास जिम करने गया हुआ था। इस दौरान उसने बाइक बाहर खड़ी कर दी। जब वह थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसकी बाइक वहां से नहीं मिली। उसने आसपास बाइक को तलाश किया, लेकिन बाइक नहीं मिली। इसके बाद उसने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो 2 अज्ञात चोर बिना नंबरों की बाइक लेकर आए और उसकी बाइक का ताला तोड़कर चोरी करके ले गए। इसके बाद पीड़ित ने अरावली बिहार थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परसों रात को 8 बजे मेरा ये भतीजा यहाँ पर जिम में गया था। ये देवयानी हॉस्पिटल के बगल में है एक रामजी टावर, वहाँ पर खड़ी करी थी। तो करीबन रात को 7:45 बजे से ये कोई काम से गया था अपने भैया के साथ। तो वहाँ से वो चोर आया और उसको गाड़ी को लेकर के चला गया। कितने जने थे वो? क्या वो 2 जने थे, जो में से वो दूसरी बाइक पर भी ये है ना बिना नंबर की गाड़ी पर आए थे पन्नी पे एक, वो भी शायद चोरी की थी। और फिर उस पर से वो ये उतर गए और ये वो हमारी भी बाइक लेकर के लोग तोड़ करके और ले गए। सीसीटीवी में कैद हो गया? हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी में स्प्लेंडर प्लस। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत भजेड़ा के गांव इंदपुरा में युवा सरपंच सीमा मीणा द्वारा लगातार पंचायत के विकास के लिए कार्य कर गांव का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। सरपंच सीमा सुरेंद्र मीणा ने बताया कि इंदपुरा में हाई मार्क्स लाइट, सीसीटीवी कैमरे, रोड लाइट, सार्वजनिक शौचालय आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं सार्वजनिक तालाब का सौंदर्यीकरण, घर घर नल योजना और सड़क योजना का कार्य प्रगति पर है। सरपंच सीमा मीणा ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि राजगढ़ पंचायत समिति में ऐसी पहली महिला विकासशील सरपंच देखी हैं जो ग्राम पंचायत में हमेशा विकास के लिए कार्यरत रहती हैं। चैनल खबर तक संवाददाता को यह जानकारी सुरेंद्र मीणा द्वारा दी गई।
श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा तिजारा में 17 जनवरी से 19 जनवरी तक विशाल निःशुल्क दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक का रहेगा। इस शिविर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिलिंग, वैशाखी, व्हील चेयर, कृत्रिम पैर, पोलोग्रस्त के लिए कैलिपर्स, साथ ही सुनने वाली कान की मशीन इत्यादि उपकरण निःशुल्क दिए जाएंगे। अग्रिम रजिस्ट्रेशन के लिए जैन मंदिर के कार्यालय नंबर 9414014222 पर संपर्क किया जा सकता है। यह शिविर श्री भगवान महावीर के विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। निमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और रीको अधिकारियों के साथ उद्योगों में विद्युत आपूर्ति को लेकर बैठक कर चर्चा की। बैठक के दौरान बिना सूचना के अघोषित बिजली कटौती होना, भारतीय जोन फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और ईपीआईपी के लिए मंजूर नए ग्रिड को 132 केवीए पावर ग्रिड के लिए भूमि मंजूरी को गति प्रदान करते हुए अतिशीघ्र निर्माण कराने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही समस्त रोड लाइट को दुरुस्त कर चालू करने, अधिक आवश्यकता अनुसार विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा रीको को आवश्यकता पत्र प्रस्तुत करने, खुली लाइनें जिनमें अधिक फॉल्ट आते हैं उनकी जगह नई लाइनों को बदलकर इन समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता मनोज गुप्ता ने एसोसिएशन अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक को सभी समस्याओं एवं आवश्यकता को पूरा करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि निमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ प्रत्येक माह विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें इन सभी बिंदुओं की गतिशीलता पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल भट्ट ने की। बैठक में विद्युत विभाग और निमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अनेक पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नौगावा नगर पालिका में सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होने के कारण यहां हाल बदहाल बने हुए हैं, जिसके कारण लोग नरक के जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। यहां वाहवाही लूटने के लिए पिछली राजस्थान सरकार ने ताबड़तोड़ घोषणाएं की, लेकिन सरकार घोषणाओं को अमली जामा पहनाने में नाकाम रही। 5 माह बीत जाने के बाद भी नौगावा नगर पालिका को ना तो बजट आवंटित किया गया है और ना ही अधिशासी अधिकारी को आईडी पासवर्ड जारी किया गया है। प्रमाण पत्र बनवाने सहित अन्य कार्यों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार मौसमी बीमारियों पर रोकथाम के लिए पानी इकट्ठा नहीं होने और कचरा नहीं फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करती है, वहीं दूसरी तरफ नौगावा नगर पालिका में कचरे के निष्पादन की अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। कस्बे की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे स्थानीय निवासी इन दिनों नरक पालिका का जीवन जीने को मजबूर हैं। क्षेत्र में जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं, नालियां गंदगी के ढेरों से भर गई हैं, अनेक जगहों पर गंदा पानी सड़कों पर आकर बह रहा है। ऐसे में लोगों का सड़क से पैदल निकलना भी दुभर हो चुका है। स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों सहित सुबह मंदिर जाने वाली महिलाओं को मजबूरी में इस गंदे पानी में से निकल कर जाना पड़ता है। कस्बे के मुबारिकपुर रोड, चंडीगढ़ बास, कोऑपरेटिव बैंक के पास, चीडवा रोड, शेरपुर रोड पर सड़कों पर गंदा पानी भरे रहने से आमजन खासे परेशान है। वहीं दूसरी ओर नौगावा नगर पालिका में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन सहित अन्य कार्य अटके हुए हैं, जिसके कारण लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नौगावा ग्राम पंचायत थी तो हर वर्ष दिवाली पर गाँव में सफाई होती थी और गाँव में खंभों पर लाइटें लगाई जाती थी, लेकिन इस बार दीपावली पर ना तो गाँव में सफाई कराई गई और न ही खंभों पर लाइट लगाई गई। नौगावा ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा तो दे दिया, लेकिन अधिशासी अधिकारी को कार्यभार सौंपने के अलावा किसी भी प्रकार की मदद आवंटित नहीं की गई है। नौगावा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कार्यभार नौगावा तहसीलदार को सौंपा गया है, लेकिन यहां अधिशासी अधिकारी के बैठने के लिए ना तो कोई स्थान निश्चित है और ना ही नगर पालिका स्टाफ की व्यवस्था की गई। ऐसे में नगर पालिका कैसे चलेगी, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। कठुमर पंचायत समिति परिसर में विधायक रमेश खीजी ने ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई की, जिसमें 60 प्रकरणों में से राजस्व के 10 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में हैरत अंगेज कर देने वाला प्रकरण 76 वर्षीय कठुमर कस्बा निवासी मानक बघेल का आया। भेड़ बकरी चराने वाले मानक ने विधायक को प्रार्थना पत्र देकर अपना और अपने दिव्यांग पुत्र का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की मांग की, जिस पर विधायक ने भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अभी पेंशन, खाद्य सूची या अन्य सरकारी सुविधा नहीं मिल रही होगी। इसके अलावा मसारी और कठुमर में जल्दी
जल जीवन मिशन की सप्लाई शुरू कराने, टीकरी में सीसी रोड के साथ नाली बनाने, पूरे क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत खोदी सड़कों को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग की गई है। वहीं जन सुनवाई में खेड़ली नगर पालिका और ईओ से संबंधित प्रकरण भी आए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि माह के प्रथम गुरुवार को पंचायत स्तर पर और दूसरे गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में अपनी समस्या का समाधान कराएं। आपकी समस्या ऑनलाइन होगी और 3 दिवस में संबंधित विभाग से जानकारी ले सकते हैं। करौली जिले में एनपीएस के विरोध में उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। यह अनशन डॉक्टर एम राघवैया और बीसी शर्मा के आह्वान पर दिल्ली सराय शाखा के अध्यक्ष नरेंद्र सांगवान और सचिव रविंद्र सिंह के नेतृत्व में रेल कर्मियों द्वारा पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर किया गया। आपको बता दें कि 8 से 12 जनवरी तक रेल कर्मी अनशन पर हैं। शाखा अध्यक्ष नरेंद्र सांगवान और सचिव रविंद्र सिंह ने बताया कि डॉक्टर एम राघवैया और बीसी शर्मा के आह्वान पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन सभी ब्रांच अनशन कर रही हैं। 12 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में डीआरएम कार्यालय के बाहर अनशन किया जाएगा, जिसमें सभी रेल कर्मचारी भाग लेकर अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे आएंगे। हमारी मांगे पुरानी पेंशन लागू करने के लिए है, नई पेंशन को गायब करना है। ये दिनांक 8/1 से 12/1 तक हमारा अनशन चलेगा। भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पे एवं हेडक्वार्टर प्रदर्शन, डिवीजन पर प्रदर्शन, ये सभी स्टेशनों और डिवीजनों पर प्रदर्शन चल रहा है हमारा। अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया सरकार ने, और सरकार आश्वासन देगी भी तो हम जो है पुरानी पेंशन लेकर के ही रहेंगे। अलवर जिला अभिभाषक संघ की ओर से दिवंगत एडवोकेट की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर कोर्ट परिसर स्थित पुस्तकालय भवन में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने किया। रक्तदान शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। विशिष्ट लोक अभियोजक नरेश सैनी ने बताया कि जिला अभिभाषक संघ की ओर से पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर जितने भी दिवंगत एडवोकेट हैं उनकी याद को लेकर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा आगे भी इसी तरह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर के दौरान जिला अभिभाषक संघ के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई। साथ ही रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रशंसा पत्र और हेलमेट प्रदान किया गया। आज अलवर जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में जीवन धारा ब्लड बैंक के सौजन्य से अलवर बार में प्रथम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब हमारा लक्ष्य है 100 यूनिट ब्लड दान करने का। आज प्रातः सुबह 11 बजे माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय ने फीता काटकर ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की। अब तक करीब 50 लोगों ने अपने ब्लड डोनेट कर चुके हैं। आज ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे दिग्वंत साथियों के याद में किया गया है, जो वकील साथी आज हमारे इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद में आज ये प्रथम ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में अलवर जिला बार एसोसिएशन तथा बार के सेक्रेटरी कृष्ण कुमार गुजर जी, मैं नरेश कुमार सैनी अपर लोक अभियोजक के सहयोग से आज ये आयोजन किया गया है। ये हमारे जो अधिवक्ता हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी याद में ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। जिला अभिभाषक संघ की पूरे वकील साथियों के सहयोग से और हमारे पीपी साहब और हमारे जीवनधारा ब्लड बैंक के सहयोग से ये आज कैंप लगाया गया है। लगभग कितने यूनिट हो चुके हैं? अब तक 50 यूनिट हो चुके हैं और 4 बजे तक हमारे 100 यूनिट का टारगेट। महाराष्ट्र की 57वीं वार्षिक निरंकारी संत समागम का आयोजन परम पूजनीय सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता रमित के पावन सानिध्य में नागपुर के विशाल मैदान में होने जा रहा है। इस विशाल आध्यात्मिक संत समागम को सफल बनाने के लिए अलवर जिले से स्वैच्छिक सेवाओं में हजारों की संख्या में निरंकारी सेवा दल के सदस्य और भक्त समागम स्थल पर पहुंचकर अपना योगदान दे रहे हैं। भक्ति और सेवा के इतिहास में निरंकारी संत समागम एक तत्व प्रेम और विश्व बंधुत्व का एक अनुपम स्वरूप प्रदर्शित करता है। इसमें केवल निरंकारी भक्ति ही नहीं अपितु परमात्मा में आस्था रखने वाला प्रत्येक मानव सम्मिलित होकर सतगुरु की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। ये जानकारी संत निरंकारी मंडल अलवर प्रेस एवं पब्लिसिटी विभाग के अमृत खत्री द्वारा दी गई।
किशनगढ़ बाईपास स्थित विधायक कार्यालय पर गुरुवार को विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व और ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल की अध्यक्षता में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। विधायक खेरिया के निजी सचिव सुनील कांत कोल्डी ने बताया कि विधायक दीपचंद खेरिया की अगुवाई में जय किसान जय जवान का नारा देने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर विधायक सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक खेरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन काल में बहुत ही सराहनीय कार्य राष्ट्र के लिए किए। उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी याद किया जाता है। इस दौरान विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं से उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, विश्राम गुर्जर, फूल सिंह चौधरी, प्रकाश चंद, धीर सिंह, किशन चंद, शुभराम खेरिया, शेर सिंह चौधरी, नवीन खेरिया, भागेंद्र चौधरी, बंटी खेरिया, हिम्मत पहाड़िया, चमनलाल बसवाल, देवानंद बसवाल, जुगल किशोर, उमाशंकर शर्मा, जफरुद्दीन, ऋषभ खां, अशोक सेन ठेकेदार, विनोद ठेकेदार, रामेश्वर जांगीर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेहंदीपुर बालाजी रोड पर गुरुवार को टेम्पो और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची बालाजी थाना पुलिस ने घायल युवक को सिकराय सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया। यहां से चिकित्सकों ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। ड्यूटी अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि बालाजी रोड पर बाइक और टेम्पो की भिड़ंत हुई, जिसमें उदयपुरा निवासी गौरव गुप्ता पुत्र ताराचंद गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको राजकीय अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में भाजपा द्वारा यादव समाज की उपेक्षा के विरोध में समाज 13 जनवरी को अलवर के रावतुल्ला राव सर्किल पर विरोध प्रदर्शन करेगा। समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार में भी यादव समाज के जनप्रतिनिधियों को जगह नहीं दी गई तो पूरे राजस्थान में यादव समाज भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर यादव समाज ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें जिला अध्यक्ष गुरुदयाल यादव, फतेह सिंह यादव, पाल यादव, योगेश यादव, लोकचंद यादव सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। समाज के नेता फतेह सिंह यादव ने बताया कि सन 1962 से लेकर 2023 तक हर सरकार के मंत्रिमंडल में यादव समाज के जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया गया, लेकिन राजस्थान में बनी भाजपा सरकार ने यादव समाज के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की है। इससे यादव समाज में बड़ा आक्रोश है। उन्होंने बताया कि 5 लोकसभा और करीब 20 विधानसभा सीटों को यादव समाज प्रभावित करता है। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा के साथ अधिकारियों की भी उपेक्षा की है। समाज के 3 कलेक्टर और 4 एसपी सभी को बाबू की तरह ऑफिस में बिठा दिया है, जबकि वे फील्ड के मजबूत अधिकारी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज की सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। ऐसे में यादव समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अलवर से शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे राजस्थान में देखने को मिलेगा। 13 जनवरी को रावतुल्ला राम सर्किल पे 11 बजे से यादव समाज का एक ऐतिहासिक धरना होने जा रहा है। इस धरने में हमारी जो समाज की उपेक्षा की गई है, जो हमारे हक हकूक मारे गए हैं, और जिस तरह से राजस्थान में हम 11 लाख मतदाता हैं, 5 लोकसभा को हम प्रभावित करते हैं, 15-20 विधानसभा में हम हार जीत का फैसला करते हैं, और 1962 से और 2023 तक इस सरकारों में हमारी भागीदारी रही है। समाज की उपेक्षा और जिस तरह से एक तरफा फैसला पूर्वी राजस्थान में हार्डकोर चुनाव बनाकर बाबा बालकनाथ का चेहरा सामने रखकर जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में बीजेपी ने हमें ठगा, हम ठगाई में आने वाले लोग नहीं हैं। ये हमारी जिंदा कौम है, और जिंदा कौम जो होती है वो 5 साल इंतजार नहीं करती। हम 3 महीने बाद ही इसका जवाब देंगे। अगर इन्होंने पार्लियामेंट से पूर्व हमारे समाज के 2 जनप्रतिनिधि हैं, इनमें से किसी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, बोर्ड निगम में हमारे लोगों को नहीं लिया, तो हम इस लड़ाई को और भी आगे ले जाएंगे। और पार्लियामेंट के चुनाव के समय आपको पता लग जाएगा। और ये कहते हैं कि आपके पास विकल्प क्या है, मैं ये कहता हूँ कि 60% वोट अब भी बीजेपी के बाहर हैं, ये 40% भी बाहर हो जाएंगे अगर इस तरह इनकी कट्टरपंथी रही। तो ये जो साइकोलॉजी है वो आपके सामने मैंने सारी रखी। और सहजातीय कैंडिडेट अगर एनडीए से कोई पीडीए सोच का व्यक्ति आ गया, और पीडीए सोच का क्या, योगेंद्र यादव जैसा सुन रहा हूँ ऐसा व्यक्तित्व कोई आ गया, तो बीजेपी को 5 लोकसभा क्षेत्रों में हार झेलनी पड़ेगी। और चाणक्य से बड़ा और हिंदुस्तान क्या विश्व में
कृष्ण योगेश्वर कृष्ण से बड़ा कोई न राजनीतिक हुआ और न कोई कर्मयोगी हुआ। हम उनके वंशज हैं, हमें सारी राजनीति का पता है और हम किस तरह से हम चाणक्य नीति में फंसने वाले नहीं हैं। हम कृष्ण नीति से लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में अगर इन्होंने हमारे हकूक़ को इसी तरह मारा और कैबिनेट में हमें हिस्सा नहीं मिला तो पूरे राजस्थान में आक्रोश है। ये अलवर का धरना एक शुरुआत है, इसकी हर जिले में धरना प्रदर्शन होंगे और ये एक ऐतिहासिक धरना हम जयपुर में भी रखेंगे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने कहा कि राज्य में मकर संक्रांति और अन्य पर्वों पर आमजन पतंगबाजी में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक पदार्थों से बना मांझा या जहरीली पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागों का उपयोग करते हैं। जिला कलेक्टर ढाका ने बताया कि पतंगबाजी के दौरान काम में लिया जाने वाला मांझा पक्षी और मानव जीवन के लिए हानिकारक है। जिला कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाए रखने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर ढाका ने सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक, सायं 5 बजे से 7 बजे तक की अवधि में पूर्ण प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 31 जनवरी मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे। उन्होंने इन आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित करवाया जाएगा। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।